Hello students, in this video I am Kumar going to discuss multiple choice questions, that is MCQs 1 of chapter 5 Magnetism and Matter of class 12. This video will also be beneficial for those students preparing for NEET, EAMS and JEE Mains. Starting from before starting question number 1, select the correct option of the questions given below. Question number 1 is SI unit of pole strength. Symbol of pole strength is a small m. Is options are A ampere per meter. Symbol is A -1. B ampere meter. C meter per ampere. D none. प्रश्न 1 में है कि पोल स्ट्रेंथ किसी बार मैग्नेट का के ईच पोल मतलब साउथ पोल तथा नॉर्थ पोल का अट्रैक्शन पावर को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या है? 4 विकल्प में से सही विकल्प बी है एम्पियर मीटर, सिंबल एएम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. सो आंसर बी इज करेक्ट. In OMR sheet, circle of B should be completely blackened. OMR sheet में अगर जो विकल्प सही होता है तो उस विकल्प को, उस सर्किल को पूरा रंग देना होता है ब्लू या ब्लैक पेन से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑप्शंस आर ए वेबर पर मीटर, बी एम्पियर पर मीटर, सी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड डी एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मोमेंट किसी मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल या शॉर्ट बार मैग्नेट जिसे मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से सही ऑप्शन होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज एम वेक्टर इक्वल टू एम इंटू 2L, दैट इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ. अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट, एसआई यूनिट पोल स्ट्रेंथ, जिसका सिंबल स्मॉल एम होता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ऑफ ए बार मैग्नेट एम वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ ए बार मैग्नेट विच इज यूजुअली टेकन एज 2L. किसी बार मैग्नेट के लेंथ को 2L सपोज किया जाता है, 2L माना जाता है, 2L और 2A. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो जाएगा m इंटू 2L. स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, जो हमने ऑप्शन बी देखा सही था क्वेश्चन नंबर 1 में. तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ m इंटू 2L किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट. तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m का एम्पियर मीटर और फिर लेंथ का मीटर, एम्पियर मीटर इंटू मीटर, दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ L, कैपिटल L, एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M is bent in the form of a semicircle. Its new magnetic moment will be four options are small a, capital M, B 2m by pi, C m by pi, D m pi. एक आयरन रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल L है तथा मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है. अब उसे रॉड है तो रेक्टिलिनियर फॉर्म में होगा, स्ट्रेट होगा रॉड. अब उसे सेमी सर्किल के रूप में बेंड किया गया है. सेमी सर्किल का लेंथ, तो अब रॉड का लेंथ हो जाएगा L इक्वल टू पाई आर. सेमी सर्किल में अगर कन्वर्ट कर दिए सेमी सर्किल के फॉर्म में, R इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल, तो L इक्वल टू पाई आर हो जाएगा. तो R निकाल सकते हैं L अपॉन पाई. इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 4 ऑप्शंस हैं A M, B 2m बाई पाई, C m बाई पाई एंड D m पाई. अब पोल स्ट्रेंथ तो आयरन रॉड का अगर सेमी सर्किल के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं, उसको बेंड कर दिए हैं, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करेगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट होगा
अब सेमी सर्किल में करने पर, सेमी सर्किल के फॉर्म में स्ट्रेट रॉड को कन्वर्ट करने पर अब जो उसका लेंथ होगा वह उसके दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट एक्सट्रीम्स या डायमेट्रिकली अपोजिट इंड्स के बीच का डिस्टेंस होगा, जो कि 2r के इक्वल हो जाएगा। रेडियस का ट्वाइस, L इक्वल टू 2r। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट M डैश इक्वल्स टू, पोलर स्ट्रेंथ तो वही रहेगा जो स्ट्रेट रॉड का, जो मान लिया कि शुरू में स्मॉल m है, पोलर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्किल के केस में, 2r। ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, दोनों जो सेमी सर्किल का डायमेट्रिकली अपोजिट इंड है उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ। और r क्या हो जाएगा, अगर सेमी सर्किल के रूप में हमने कन्वर्ट किया है, सेमी सर्किल के रूप में कन्वर्ट किया है तो उसका लेंथ जो L था रॉड का, अब उसका लेंथ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा कितना, पाई r। सेमी सर्किल का पाई r होता है, तो r इक्वल टू L बाई पाई। देयरफॉर ये m इक्वल टू m, टू बाहर कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं, m और r इक्वल टू हो गया L अपॉन पाई, दैट इज टू अपॉन पाई, दैट इज 2 अपॉन पाई m इंटू एल, 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई ml। और m इंटू एल क्या है, m इंटू एल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली, जो आयरन रॉड था जिसका लेंथ L था, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट पोलर स्ट्रेंथ m मल्टीप्लाइड बाई लेंथ L। तो m इंटू एल इक्वल टू ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट उसका था कैपिटल M, ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट दिया है प्रॉब्लम में कैपिटल M में। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया हमें 2 पाई बाई m इंटू एल, और m इंटू एल इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज 2 पाई, small m into L, polar strength multiplied by length is the magnetic moment of the original magnetic moment of the ये आयरन रॉड। तो ये कैपिटल M दिया हुआ है, तो 2m अपॉन पाई हो गया, 2m अपॉन पाई। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट इज 2m अपॉन m डैश इक्वल टू 2m अपॉन पाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2m अपॉन पाई। किसमें है, करेक्ट ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 2m अपॉन पाई। एक अच्छा क्वेश्चन है। Now question number 4. Torque acting on a magnetic dipole or a bar magnet of magnetic moment m vector placed in a uniform magnetic field B vector is a tau is equal to tau, torque is a vector quantity, तो tau vector is equal to B vector cross m vector, cross product है, B is option B is tau vector is equal to m vector cross B vector, option C is tau is equal to tau vector is equal to B vector dot m vector, स्केलर प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन डी tau vector is equal to B vector अपॉन m vector। ये डायरेक्ट फार्मूला है, यह फार्मूला है जब किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर रखा जाता है, तो उस पर टॉर्क एक्ट करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है, लेकिन टॉर्क काम एक्ट करता है उस सिचुएशन में। और अगर बार मैग्नेट को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसमें नेट फोर्स भी एक्ट करेगा एंड टॉर्क भी एक्ट करेगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर प्रश्न पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, कि इफ ए बार मैग्नेट इज केप्ट इनसाइड ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन बार मैग्नेट विल एक्सपीरियंस टॉर्क ओनली। B, option B, bar magnet will experience force only. Option C, bar magnet will experience both force and torque, both net force and torque, and D, none of these. So correct option is, in that case, correct option will be C, that is both force, net force and torque. If a bar magnet or magnetic dipole is placed in a non-uniform magnetic field, then it will experience both net force and torque as well. But in a uniform magnetic field, net force acting on the bar magnet is zero, so the bar magnet will experience only torque. और उसका जो फार्मूला होता है उसको हम लोगों ने इसी चैप्टर के इनिशियल वीडियो में किसी वीडियो में हम लोगों ने डिराइव भी किया था। टॉर्क इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दैट इज mb साइन थीटा। यही क्वेश्चन अगर mb साइन थीटा होता, mb कॉस थीटा होता, mb टैन थीटा होता, तो नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर होता mb साइन थीटा। और यहाँ वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन direction of magnetic moment B vector and magnetic field direction of magnetic field B vector. So correct option is torque acting on a magnetic dipole of magnetic moment M vector placed in a uniform magnetic field B is tau is equal to tau vector is equal to M vector cross B vector. ऑप्शन ए भी है B vector cross M vector, लेकिन यह नहीं हो सकता इसलिए कि B vector cross M vector is equal to not commute, that is minus BM cos theta, minus BM sin theta, जबकि M cross B is equal to MB sin theta, और एक्सप्रेशन आता है टॉर्क का MB sin theta, न कि माइनस MB sin थीटा। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो नहीं सकता। हालांकि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड तथा मैग्नेटिक मोमेंट के बीच ही क्रॉस प्रोडक्ट है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो कि कम्यूट नहीं करता, एंटी कम्यूट, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूट होता है, कम्यूट नहीं करता है। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, माइनस साइन देके कम्यूट होता है, इक्वल हो सकता है।
सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, टॉर्क इजकल टू एम बी साइन एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर साइन थीटा के फॉर्म में होता तो टॉर्क इजकल टू एम बी साइन थीटा। और सी ऑप्शन था टॉर्क इजकल टू बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर, हो नहीं सकता है। और डी वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर एम वेक्टर और बाई एम वेक्टर और एम वेक्टर, और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है और टॉर्क टाउ इजकल टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूट करता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन बी वेक्टर न बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर होगा और न ही एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, इसलिए कि बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर हो जाएगा बी एम साइन थीटा और एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉरी बी एम कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई एंगल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन टू वेक्टर्स। सो बी वेक्टर डॉट एम वेक्टर इजकल टू मॉड बी मॉड एम कॉस थीटा और एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इन ऑप्शन 4 मॉड एम मॉड बी साइन कॉस थीटा दैट इज एम बी कॉस थीटा और बी एम कॉस थीटा, दोनों कम्यूट हो सकता है लेकिन कॉस थीटा नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा ही एक्सप्रेशन में आता है, एम बी साइन थीटा। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, टॉ इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज ए ऑप्शन ए यू इजकल टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, that is magnetic moment, a scalar product of magnetic moment and magnetic field. B is equal to minus u vector is equal to b vector cross m vector. C u vector is equal to minus m vector dot b vector and D u is equal to minus b vector dot cross m vector. यह भी एक डायरेक्ट फार्मूला है जिसको भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला इसके लिए फार्मूला डिराइव किया जा चुका है, तो उस फार्मूला को देखा जा सकता है, वॉच किया जा सकता है। तो इसमें भी ये फार्मूला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, किसी मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर है, तो उसे मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल एम वेक्टर या कैपिटल एम वेक्टर से भी डिनोट किया जा सकता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ को केवल स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। उस पर कोई एरो, उसके ऊपर कोई एरो नहीं होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर है उसको रखा जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है यू इजकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। दैट इज अगर स्केलर प्रोडक्ट के कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को तो स्केलर प्रोडक्ट के रूप में दो वेक्टर के बीच का स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट अगर स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके बीच में स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, नॉट ऑप्शन ए में है यू इजकल टू एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी एम बी कॉस थीटा होगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो यू इजकल टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस एम बी कॉस थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो रिलेटेड ऑन द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस फार्मूला फॉर वर्क डन, इट इज रिलेटेड टू दिस फार्मूला। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम थ्रो कैपिटल एम है यहाँ, मैग्नीट्यूड कैपिटल एम है, थ्रो एन एंगल 180 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना वर्क डन होगा किसी मैग्नेट को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बी के डायरेक्शन से 180 डिग्री से रोटेट करने में। 180 का मतलब डिग्री को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, अस्थायी संतुलन, जबकि 0 डिग्री मतलब अगर कोई बार मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन हो तो थीटा इक्वल टू 0, तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। क्योंकि टॉर्क किसी मैग्नेटिक डाइपोल को किसी भी ओरिएंटेशन से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग लाने का, अलाइन करने का ट्राई करता है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग आ जाए तो उसके पैरेलल हो जाए तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। और जब मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 180 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो अब रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना, 180 डिग्री से, तो कितना वर्क डन का फॉर्मूला होगा। ऑप्शन आर 4 ऑप्शन आर एम बी, ऑप्शन ए इज एम बी, ऑप्शन बी 2 एम बी, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। तो फार्मूला होता है वर्क डन फॉर इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू एनी अदर ओरिएंटेशन। तो एम बी ये फार्मूला होता है वर्क डन एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, where theta is the initial orientation of the bar magnet from the direction of magnetic field and theta 2 is the another orientation, another angle है जिससे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से रोटेट किया गया है। तो ये हो गया एम बी। अब यहाँ पर थीटा क्या है, शुरू में बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा 1 को 0 डिग्री, अगर बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है तो थीटा 1 इनिशियल एंगल ओरिएंटेशन 0 डिग्री होगा, माइनस कॉस थीटा 2 दैट इज कॉस थीटा 2 कितना से रोटेट किया गया है 180 डिग्री से, दैट इज एम बी cos 0 इजकल टू 1, cos 180 माइनस 1,
-1 that is 1 + 1 2 that is 2 MB। तो सही आंसर होगा 2 MB। दिस इज 2 MB, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 MB। अगर किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन से, मतलब इनिशियल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग है, तो इनिशियल एंगल थीटा 10 डिग्री होगा और उससे 180 डिग्री एंगल से रोटेट कराएंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 2 MB। दैट इज 2 MB। हमने इसको फार्मूला यूज करके कैलकुलेट कर दिया। फार्मूला है W = MB cos θ1 - cos θ2। यहाँ MB और θ1 0 है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इनिशियली है बार मैग्नेट, तो θ1 0। और दूसरा ओरिएंटेशन, दूसरा एंगल जब जिसे रोटेट किया जाता है बार मैग्नेट को, जिस एंगल से, वह 180 है, तो cos 180 - 1 cos 0 1, तो 1 - -1 दैट इज 1 + 1 2 MB। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 MB। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। Now multiple choice question number 7. A bar magnet of length 2L, magnetic moment capital M vector and polar strength small m is broken into two pieces at the middle. The magnetic moment and polar strength of each piece will be option A M capital M by 2, magnetic moment half of the magnetic moment, and a small m by 2 also, m by 2 capital M by 2 a small m by 2, that is each magnetic moment and polar strength will be half. Option B magnetic moment capital M, polar strength m by 2. Option C m by 2 capital M by 2, magnetic moment is half and polar strength of each part is a small m. And option D capital M magnetic moment भी और polar strength भी small m होगा। तो एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ 2L है तथा मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M वेक्टर है। कैपिटल M के ऊपर एरो दे करके रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट को, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड पोलर स्ट्रेंथ स्मॉल m, सिंबल ऑफ पोलर स्ट्रेंथ स्मॉल m है। तो एक बार मैग्नेट जिसका कि मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर कैपिटल M वेक्टर तथा पोलर स्ट्रेंथ स्मॉल m है, उसे इक्वली दो पीसेस में मिडल से, उसको ठीक मिडल से दो पीस में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोलर स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस विल बी, तो अगर किसी बार मैग्नेट को ठीक मिडल से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका पोलर स्ट्रेंथ अनअफेक्टेड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन उस बार मैग्नेट का लेंथ हाफ हो जाएगा, और चूंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोलर स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट स्मॉल m इंटू 2L। चूँकि लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का m वेक्टर है जिसका लेंथ 2L है, तो लेंथ L हो जाएगा, 2L के बदले में L हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। लेकिन पोलर स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ईच पोल का पोलर स्ट्रेंथ उतना ही होगा, स्मॉल m ही होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स m by कैपिटल M by 2 एंड पोलर स्ट्रेंथ रिमेंस अनचेंज्ड, दैट इज स्मॉल m। तो ईच पार्ट का, जब बार मैग्नेट को ठीक मिडल से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ईच पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा ओरिजिनल बार मैग्नेट का m by 2 कैपिटल M by 2, लेकिन पोलर स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा, स्मॉल m। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, magnetic field intensity at a point on the axial line of a short bar magnet distant r from the center of the magnet varies as option A a small r magnetic field intensity, that is B varies as a small r, option B capital B varies as, symbol of magnetic field is capital B, B axial, B varies as r square, C r to B varies as r to the power -2, and option D B varies as r to the power -3। करेक्ट ऑप्शन इज B varies as r to the power -3, दैट इज B varies as 1 by r3। चूँकि किसी स्मॉल बार मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, B = μ0/4π 2m upon r3। सिंस μ0 4π m 2m all are constant, therefore B axial कैपिटल B axial, दैट इज Bx varies as 1 by r square 1 by r3, और r3 को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो r to the power -3 हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल D r to the power B varies as, B axial varies as 1 by r3 या B varies as r to the power -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑप्शन A स्मॉल एंड नेगेटिव, B स्मॉल एंड पॉजिटिव, C लार्ज एंड पॉजिटिव, D नन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
क्या होता है? ए में है ऑप्शन स्मॉल एन निगेटिव, बी स्मॉल एन पॉजिटिव, सी लार्ज एन पॉजिटिव एंड डी नन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको काई सिंबल से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो डायमैटिक मटेरियल के लिए, डायमैटिक मटेरियल जब मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्लाइटली रिपेल होता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्लाइटली रिपेल होता है। तो डायमैटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वह बहुत छोटी होती है, स्मॉल होती है और निगेटिव भी होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, ऑप्शन ए इज स्मॉल एन पॉजिटिव, स्मॉल बी स्मॉल एन नेगेटिव, ऑप्शन सी लार्ज एन पॉजिटिव एंड डी नन। तो इसका भी करेक्ट आंसर स्मॉल ए ही होगा। स्मॉल होता है एंड पॉजिटिव होता है किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द्वारा स्लाइटली अट्रैक्ट किए जाते हैं, हल्के ढंग से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ओर या बार मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल पीसेस की ओर, मैग्नेट के पोल पीसेस की ओर, नॉर्थ पोल साउथ पोल की ओर, माने पोल पीसेस के टुवार्ड्स हल्के ढंग से स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल होता है एंड पॉजिटिव होता है, लेकिन डायमैटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड निगेटिव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्यूरीज लॉ कैन बी रिटन एज small a chi proportional to T minus Tc, where T is the critical temperature, T is the absolute temperature and T is the Tc is the Curie temperature. B, option B, chi proportional to 1 by T minus Tc, and option C is chi proportional to 1 by T, and option D chi proportional to T. तो क्यूरी लॉ किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन है कि जो कि काई प्रोपोर्शनल टू 1 by T, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, दैट इज काई वेरीज एज 1 by T. तो क्यूरी लॉ इज काई वेरीज एज 1 by T, दैट इज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज, and this is called Curie law, that is chi varies as 1 by T. Now question number 12, angle of dip at the magnetic poles is option A 0 degree, B 45 degree, C 90 degree and D 30 degree. यह भी एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसे बोर्ड डिफरेंट 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डिप का वैल्यू मैग्नेटिक पोल्स पर कितना होता है। तो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 90 डिग्री। एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल्स इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज, ऑप्शंस आर ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री। एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज 0 डिग्री एंड at magnetic poles angle of dip is 90 degree. Now question number 14, the angle between magnetic axis and geographic axis is option A 9 degree, option B 10 degree, C 11 degree and D 11.3 degree. The correct option is D. The option D is correct, that is angle between magnetic axis and geographic axis ऑफ द अर्थ इज 11.3 डिग्री। अर्थ के जोग्राफिक एक्सिस भौगोलिक अक्ष तथा मैग्नेटिक एक्सिस चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 11.3 डिग्री होता है। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के ही जोग्राफिक एक्सिस से 11.3 डिग्री से टिल्टेड है, झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। So angle between the magnetic axis and geographic axis of the earth is 11.3 degree. Now question number 15, at a certain place the horizontal component of earth's magnetic field is root under 3 times the vertical component. The angle of dip at that place is option A is 60 degree, option B 45 degree, option C 90 degree and option D 30 degree. और यह एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जिसे CBSE बोर्ड में भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है तथा कुछ स्टेट बोर्ड्स में भी
स्टेट बोर्ड्स 12 एग्जामिनेशन में भी कुछ बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी इसे पूछा जा चुका है। तो अर्थ के किसी प्लेस पर, किसी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिसे BH सिंबल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल B और सफिक्स में कैपिटल H। BH इज द सिंबल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज गिवन √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब BH इज इक्वल टू √3 BB है, तो उस प्लेस पर एंगल ऑफ डीप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डीप का रिलेशन है, यहाँ दिया है BB इज इक्वल टू, यहाँ BH इज इक्वल टू दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस इज √3 टाइम्स BB। वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट BB सिंबल होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सिंबल BH होता है। तो यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के किसी जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है, तो उस प्लेस पर कितना होगा डीप? तो ये डीप के लिए रिलेशन होता है tan डेल्टा, एंगल ऑफ डीप, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का किसी प्लेस पर रिलेशन होता है tan डेल्टा इज इक्वल टू BB अपॉन BH एंड हेयर BH इज गिवन √3 BB। BB से BB कैंसिल हो गया, बिकॉज BH इज √3 BB, तो BB कैंसिल हो गया। 1/√3 मीन्स tan डेल्टा 1/√3 दैट इज tan 30 डिग्री। सो एट दैट प्लेस एंगल ऑफ डीप is 30 degree where the horizontal component of Earth's magnetic field BH is √3 times BB। अर्थ के उस स्थान पर, उस जगह पर जहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके वर्टिकल कंपोनेंट का √3 टाइम्स है, वहाँ एंगल ऑफ डीप होगा कितना? 30 डिग्री। यूजिंग द फॉर्मूला tan डेल्टा इज इक्वल टू BB बाई BH, here BH is √3 BB। सो BB and numerator and denominator will be cancelled out, therefore we will left with 1/√3 बचेगा और 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन D इज करेक्ट विच इज 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल बिटवीन द geographic meridian and the magnetic meridian at any place of the earth is called, ऑप्शन A इज डीप, ऑप्शन B डिक्लिनेशन, ऑप्शन C इज क्रिटिकल एंगल, ऑप्शन D नन। अर्थ के किसी जगह पर, अर्थ के किसी प्लेस पर ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसे हिंदी में भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन जिसे हिंदी में ये चुंबकीय यामोत्तर कहा जाता है, दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच के एंगल को कहा जाता है। अब चारों ऑप्शन में डीप तो होगा नहीं, डीप नहीं कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल भी नहीं कहा जाता है, वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस, मैंने ये रिफ्लेक्शन का केस है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करती है, उस सिचुएशन में है। फॉर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस at the boundary at the interface of denser and rarer medium for which angle of refraction becomes 90 degree, then that angle of incidence is called critical angle। So critical angle the case of refraction at the interface of denser and rarer medium, and option D is none। तो none तो होगा नहीं, तो option B is correct, declination। अर्थ के किसी प्लेस पर ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मीडियम के बीच का एंगल को डिक्लिनेशन कहा जाता है। और एंगल ऑफ डीप होता है अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मतलब BH के साथ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इंक्लिनेशन। अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से या BH से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से जितना एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा इन द अबव क्वेश्चन, दैट इज वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला फॉर tan डेल्टा इज इक्वल टू BB अपॉन BH, रिलेशन बिटवीन डेल्टा BB वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following material is suitable for the core of the electromagnets? Options are A soft iron, B steel, C copper and D nickel। तो सॉफ्ट ये इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल कोर के रूप में यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल कोर के रूप में यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर एक सोलेनॉइड लिपटा होता है, तो कॉपर वायर का सोलेनॉइड होता है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उंडेड होता है, तो सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है। स्टील यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट के लिए,
Steel is suitable material for steel is suitable material to construct a permanent magnet. Steel and some alloys like Ticonal, Alnico, Alni, etc. or some other alloys excluding steel are suitable material to construct core, which is used in permanent magnets. So steel is suitable material for permanent magnets, while soft iron is suitable material फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पूछा जा चुका है डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में भी, और CBSE एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सुटेबल फॉर द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज सॉफ्ट आयरन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फॉर परमानेंट मैग्नेट्स द मटेरियल शुड हैव ऑप्शन ए हाई कोर्सिविटी, बी लो कोर्सिविटी, सी हाई रिटेंटिविटी एंड डी बोथ ए एंड सी। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए जो सुटेबल मटेरियल है वो स्टील है। इसके अलावा कुछ एलॉय जिसका मैंने जिक्र किया, टिकोनल, एलनिको, एलनी, ETC आर द अदर मटेरियल्स एलॉयज विच आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जो प्रॉपर्टी है स्टील का या एलॉयज टिकोनल, एलनिको, एलनी का, तो कौन सा खास प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसको परमानेंट मैग्नेट के रूप में यूज किया जाता है, मटेरियल के रूप में? तो ऑप्शन ए हाई कोर्सिविटी, कोर्सिविटी तो हाई होनी चाहिए। लो कोर्सिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए। हाई रिटेंटिविटी तो होनी चाहिए, धारणशीलता अधिक होनी चाहिए, और हाई कोर्सिविटी निग्राहिता भी अधिक होनी चाहिए। कोर्सिविटी मीन्स दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, नेगेटिव वैल्यू ऑफ H फॉर विच फेरोमैटिक मटेरियल लूजेज इट्स मैग्नेटिक। जिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के नेगेटिव वैल्यू पर फेरोमैटिक मटेरियल अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, दैट इज B becomes zero, magnetic field B is equal to becomes zero, then that property of ferromatic material is called coercivity। तो कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए, लो तो होनी नहीं चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो दोनों यहाँ सिंगल है, हाई ऑप्शन ए में हाई कोर्सिविटी तो होनी चाहिए, लेकिन हाई रिटेंटिविटी भी होनी चाहिए और हाई कोर्सिविटी भी होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन बी में लो कोर्सिविटी है तो होगा नहीं, और ए तो होगा लेकिन केवल हाई कोर्सिविटी ही नहीं होगा, हाई रिटेंटिविटी भी होना चाहिए, हाई कोर्सिविटी भी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन डी में दोनों है, मतलब ए हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, तो ये दोनों ही सही है। हाई परमेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन सही है, हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर परमानेंट मैग्नेट। मटेरियल शुड हैव हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी बोथ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now question number 19. Electromagnets are made of soft iron because soft iron has option A low susceptibility and high retentivity, option B high permeability and low retentivity, and C high permeability and high coercivity, and D low permeability and low retentivity. Out of these four options, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने में सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है आयरन कोर के रूप में, तो इसलिए कि उसका परमेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंस्ट्रक्ट करने में सॉफ्ट आयरन का यूज होता है कोर के रूप में, कोर के रूप में, जिस पर कि सोलेनॉइड लिपटा होता है, उंडेड होता है। तो हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। सो रिटेंटिविटी लो होता है और कोर्सिविटी भी लो होता है सॉफ्ट आयरन का, लेकिन परमेबिलिटी काफ़ी हाई होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन हैज प्रॉपर्टी हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20. Nickel is option A dimagnetic, B paramagnetic, C ferromagnetic, and D none. Nickel is a ferromagnetic material along with iron and cobalt. Nickel is a ferromagnetic material, so option C is correct. Nickel is a ferromagnetic material.
Now question 21. At a certain place, the angle of dip is 30 degree and the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.5 Gauss. The Earth's total magnetic field in Gauss is at the Earth's total magnetic field at that place in Gauss, unit Gauss is option A √3, option B 1, C 1 by √3, D 1 by 2. Gauss is a CGS unit of magnetic field, and 1 Gauss is equal to 10 to power minus 4 Tesla. Tesla is the SI unit of magnetic field. तो किसी अर्थ के किसी जगह पर प्लेस पर एंगल ऑफ डिप दिया है, डेल्टा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, डेल्टा का वैल्यू है 30 डिग्री, डेल्टा इज गिवन 30 डिग्री, और उस प्लेस पर अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज BH इज ऑल्सो गिवन 0.5 गॉस। और यह एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। तो उस अर्थ के उस पोजीशन पर, उस जगह पर जहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH 0.5 गॉस है, तो उस जगह पर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड गॉस में कितना होगा ये मालूम करना है। मतलब हमें मालूम करना है बी मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा होता है। BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH को एक्सप्रेस कर सकते हैं अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड B तथा एंगल ऑफ डिप के टर्म में। मतलब B को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड B का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर इंक्लिनेशन डेल्टा है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, दो परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा एंड वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ के उस जगह पर BV इक्वल टू B साइन डेल्टा। तो BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा, देयरफॉर B इक्वल टू वी हैव B इक्वल्स टू BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा, रिलेशन है BH इक्वल टू B कॉस डेल्टा, देयरफॉर B इक्वल टू BH अपॉन कॉस डेल्टा। इस फॉर्मूला पर और भी NCERT टेस्ट बुक में भी 2 प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है तथा कुछ स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी, 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो B इक्वल टू BS बाई BH अपॉन कॉस डेल्टा, देयरफॉर वी हैव BH इज गिवन 0.5, दैट इज 0.5 अपॉन कॉस डेल्टा इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप इज, एंड कॉस 30 इज √3/2, देयरफॉर √3/2, तो 2 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.5 इंटू 2 अपॉन नीचे में √3 रहेगा, क्योंकि कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो 2 ऊपर चला आएगा न्यूमरेटर में, तो 0.5 इंटू 2 दैट इज 1.0, दैट इज 1, तो 1/√3, 0.5 इंटू 2 दैट इज 1.0, दैट इज 1/√3। सो अर्थ के उस प्लेस पर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1/√3 गॉस होगा। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 22, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.001, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज, देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन A इज 1.000, B 0.9999, that is 49 after decimal, C 1.00000, उसके बाद 1 एंड D 0। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लेटिनम का 0.01 है, मतलब काई M दिया हुआ है, काई का वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंबल काई होता है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है, काई का वैल्यू दिया है, काई M इक्वल टू 0.00000, उसके बाद 1 है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मालूम करनी है, काई M का वैल्यू दिया हुआ है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी को रिलेट किया जा सकता है के लिए एक फार्मूला है जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेटेड हो सकता है। तो वह है म्यू, फर्स्ट ऑप्शन इज 1.000। तो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काई M, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज 1 प्लस 0.0000001। तो द आंसर इज 1.000 देन 1। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कैन बी रिलेटेड टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
of a material. Here material is platinum. By the relation mu r is equal to 1 plus chi m. So 1 plus chi m is that is magnetic susceptibility of platinum is 0.0001. So mu r is equal to relative permeability of platinum is mu r is equal to 1 plus chi m, that is 1 plus 0.001, that is 1.000, that is 0001. So ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जिसे स्टेट बोर्ड्स में, झारखंड स्टेट बोर्ड्स में पूछा जा चुका है इसे. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. द टाइम पीरियड ऑफ ए थिन बार पेंडुलम बार मैग्नेट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल टी. टाइम पीरियड है एक थिन पतले बार मैग्नेट का जो कि एक यूनिफॉर्म बार रॉड के रूप में है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यूनिफॉर्म रॉड का उसके सेंटर से पास होने के वाले एक्सिस के अबाउट ml²/12, जहाँ वेयर m इज द मास of the bar magnet, L is the length. If the magnet is cut into two equal parts perpendicular to its length, the time period of each part in the same field will be A t/2, B t, C √2t and D 2/2t. इसके लिए एक ट्रिक फार्मूला भी है और ऐसे भी T इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ ए बार पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बार पेंडुलम और ए मैग्नेटिक निडल in a uniform magnetic field B is given by T is equal to 2 pi √I/mb, where I is the moment of inertia of the bar magnet, m is its magnetic moment and B is the magnetic field in which a bar magnet is oscillating about an axis passing through its center. तो अगर किसी बार मैग्नेट को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर, इस प्रॉब्लम में है कि बार मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर मिडिल से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कट कर दिया गया है. इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट इन द सेम फील्ड विल बी. तो इसके लिए एक ट्रिक फार्मूला भी है. तो वह फार्मूला है टी, अगर टी एन इजकल टू टी डैश, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट इज T/n, मतलब जितना इक्वल पार्ट में n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा T/n. यहाँ दो पार्ट में किया गया है तो टी डैश इजकल टू T/n, दैट इज T/2. तो करेक्ट आंसर इज T/2. और वैसे भी इसको निकाला जा सकता है फार्मूला यूज करके, T इक्वल टू 2 pi √I/mb. अगर मैग्नेट को दो पार्ट में हम काटेंगे, दो इक्वल पार्ट में काटेंगे उसके लेंथ के परपेंडिकुलर, तो उस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I'(I/8) हो जाएगा. इसलिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन रॉड का, बार मैग्नेट को अगर थिन रॉड मान दिया जाए, इसका लेंथ तो है लेकिन ब्रेड्थ को अगर निगलिजिबल माना जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पास होने वाला अबाउट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ml²/12 होगा. और लेंथ भी यहाँ पर चूँकि हाफ हो गया तो L/2, और मास भी उसका हाफ हो गया क्योंकि बार मैग्नेट को दो पीस में डिवाइड किया गया तो मास भी हाफ हो जाएगा. तो m इक्वल टू m/2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश इक्वल टू m इक्वल टू m/2 एंड L इक्वल टू L/2 का स्क्वायर, दैट इज m/2 इंटू L/4 अपॉन 12. तो 1/12 तो ml²/12 तो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, m इक्वल टू m/2 और L इक्वल टू L/2. ml²/2 है तो L²/4 इंटू m/2, दैट इज ml²/8 हो गया, और इंटू 12 1/12. तो ml²/12 तो I हो गया ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो कितना हो गया, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई ml²/12, दैट इज I डैश इक्वल टू 1/8 इंटू I. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 1/I/8 हो जाएगा. और उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी रिलेट करने के लिए एक फार्मूला हो जाएगा, I इक्वल टू I डैश इक्वल टू I/n3. अब दो पार्ट में किए हैं तो 2q कितना होगा, 8 हो जाएगा. तीन पार्ट में हो जाएगा 3q. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सिचुएशन में I डैश इक्वल टू I/n3, दैट इज ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो तीन इक्वल पार्ट में अगर करेंगे डिवाइड बार मैग्नेट को तो 3q, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3q इक्वल टू 27 I/27 हो जाएगा. फिर उसको अगर चार इक्वल पार्ट में मैग्नेट को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर डिवाइड कर दें तो उस सिचुएशन में न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, तो I डैश इक्वल टू I/4q. 4q इज 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 इंटू 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64. तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस सिचुएशन में जब बार मैग्नेट को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I डैश इक्वल टू I/64. तो यहाँ तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो T डैश इक्वल टू T/n, और फार्मूला से भी T डैश इक्वल टू 2 pi √I डैश
बाई एम, और मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट पोलर स्ट्रेंथ इंटू लेंथ होता है, तो लेंथ तो बार मैग्नेट का आधा हो गया, हाफ हो गया, इसे मैग्नेटिक मोमेंट m/2 और I डैश इजकल टू I/8। तो इस प्रकार इसको भी कैलकुलेट करके 2 से 8 कैंसिल होकर के 4 हो जाएगा, 4 नीचे में, तो 4 का स्क्वायर रूट में के अंदर 4 है, बाहर हो जाएगा, तो 2 हो गया। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रूट अंडर I/mb, और 2 पाई रूट अंडर I/mb ओरिजिनल टाइम पीरियड है उसका, अर्थ के उस प्लेस पर, तो डेट इज 1/2 इंटू 2 पाई 1/2 पाई रूट अंडर I/mb, जिसको टी लिखा जा सकता है, डेट इज टी डैश इजकल टू T/2। तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी जो हमने ट्रिक फार्मूला बताया, I डैश इजकल टू I/n3, n इक्वल पार्ट में अगर उसे डिवाइड किया जाता है, यहाँ तो 2 इक्वल पार्ट में किया गया है, तो I/2Q डेट इज I/8। तो करेक्ट आंसर इज T/2, न्यू टाइम पीरियड होगा T/2 अगर किसी बार मैग्नेट को, जिसका कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड T है, और उसको बीच से कट कर दिया गया उसके लेंथ के परपेंडिकुलर 2 इक्वल पार्ट्स में, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, द टाइम पीरियड ऑफ इच पार्ट इन द सेम फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज T/2, दैट इज T/n, फार्मूला ट्रिक फार्मूला है T/n। और यही प्रॉब्लम अगर रहता कि अगर बार मैग्नेट, किसी बार मैग्नेट को उसके लेंथ के पैरेलल अगर कट किया जाता है, लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल n इक्वल पार्ट में, तो उसके लिए टाइम पीरियड T डैश इजकल टू T, उसमें टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास तो उसका हाफ हो जाता m/2, लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, तो I डैश इजकल टू I/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट भी लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ के परपेंडिकुलर उसको कट किया जा रहा है, तो लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन उसके मास में भी मास तो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, मास स्मॉल m इजकल टू m/2, m डैश इजकल टू m/2, लेंथ तो वही रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हो जाएगा m/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I/2। तो फार्मूला इज T इजकल टू T डैश इजकल टू 2 पाई रूट अंडर I डैश बाई MB डैश बाई M डैश B, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा उस प्लेस पर, M डैश चेंज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों चेंज होगा, तो I डैश इजकल टू I/2 और M डैश इजकल टू M/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही फार्मूला T डैश इजकल टू 2 पाई रूट अंडर I/MB, जो कि ओरिजिनल टाइम पीरियड था, तो T डैश इजकल टू T। अगर किसी बार मैग्नेट को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के एलोंग अगर कट किया जाता है 2 इक्वल पार्ट में या उससे ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा। 2 इक्वल पार्ट में किया जाएगा तो टाइम पीरियड वही होगा। तो इसके लिए फार्मूला I डैश इजकल टू I/n, जहाँ n इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, और M डैश इजकल टू M/n, इसके लिए फार्मूला हो गया। तो टाइम 2 पार्ट में अगर लेंथ के एलोंग अगर डिवाइड किया जाता है, तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड T डैश इजकल टू T होगा, इसलिए कि जैसा कि मैंने बताया T डैश इजकल टू न्यू टाइम पीरियड उसका होगा 2 पाई रूट अंडर I डैश बाई M डैश B, तो I डैश इजकल टू I/2, और 2 इक्वल पार्ट में अगर लेंथ के एलोंग डिवाइड किया गया तो M डैश इजकल टू M/2, तो रूट के अंदर 2 कैंसिल हो गया, तो फिर T डैश इजकल टू 2 पाई रूट अंडर I/MB, जो कि T था, ओरिजिनल टाइम पीरियड था जब उसे कट नहीं किया गया है 2 इक्वल पार्ट में। तो वैसी स्थिति में जब किसी बार मैग्नेट को उसके लेंथ के लॉन्ग, लेंथ के पैरेलल अगर कट किया जाता है, तो ईच पार्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा बार मैग्नेट, तो ईच पार्ट का टाइम पीरियड उस मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल होगा T डैश इजकल टू T। लेकिन इस केस में जब बार मैग्नेट को उसके लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर टाइम पीरियड ईच पार्ट का, ईच हाफ माने ईच पार्ट का 2 पार्ट हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स हो गया। अगर किसी बार मैग्नेट को लेंथ के परपेंडिकुलर बीच से अगर ठीक मिडिल से कट किया जाता है, तो 2 इक्वल पार्ट हो जाएगा, तो ईच इक्वल पार्ट का टाइम पीरियड जो होगा, ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल जो बार मैग्नेट था मैग्नेटिक फील्ड बी में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उसका न्यू टाइम पीरियड ईच पार्ट का, ओरिजिनल टाइम पीरियड बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट का ओरिजिनल टाइम पीरियड T का हाफ हो जाएगा T/2। और उसके लिए फार्मूला हमने ट्रिक बतला, ट्रिक फार्मूला T डैश इजकल टू T/n, वेयर n इज द इक्वल पार्ट्स इन विच बार मैग्नेट इज डिवाइडेड। एंड I डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी दिया, उस सिचुएशन में I/n3, 2 पार्ट है तो I/2Q डेट इज I/8, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस एक्चुअली ये प्रॉब्लम ही था, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, उसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है। प्रॉब्लम्स तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया, जो कि चैप्टर 5 क्लास 12 मैनेजमेंट मैटर का कुल मिलाकर के पार्ट 12 था, और MCQ का ये फर्स्ट पार्ट था। ज़रूरत पड़ने पर
और भी MCQs का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल चैप्टर 5 का क्लास 12 चैप्टर 5 मैनेजमेंट मैटर का एसर्शन रीजन का पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन होते हैं, तो उसको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी से लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक बात और कहना चाहूँगा, जिसको शुरू में ही कहा कि यह केवल क्लास 12 के लिए ही नहीं, बल्कि नीट, एम्स तथा IIT JEE मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे वैसे विद्यार्थी भी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे विद्यार्थी भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।